नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग ठीक, स्वस्थ एवं अच्छे होंगे दोस्तों। हाँ, सभी को गुड इवनिंग दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग दोस्तों, सभी को राधे राधे, राम राम। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास होगी यह दोस्तों प्राकृतिक आपदा प्रबंधन एवं पर्यावरण संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की होगी। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको क्लास से संबंधित सभी प्रकार की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सके। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी लोग सेशन को लाइक करते हुए अधिक से अधिक संख्या में अपने दोस्तों को भी इस क्लास में जोड़ने का प्रयास करें। उनको भी क्लास को शेयर करें और उनको भी इस क्लास में जोड़ने का प्रयास करें दोस्तों। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आज की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है और दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर आएंगे। ठीक है, तो अधिक से अधिक संख्या में आप सभी लोग अपने दोस्तों को भी शेयर करने का प्रयास करें। शेयर करें जल्दी से, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और आज का मोटिवेशनल कोट क्या है दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों इसी मोटिवेशनल कोट के अनुसार हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है दोस्तों। बहुत ही सिंपल सा, लट्टू सा, प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है क्वेश्चन, देखेंगे आप सभी लोग। सुनामी शब्द है जापानी का है दोस्तों, कि यूनानी का है, कि फ्रांसीसी का है, कि स्पेनिश का है। हाँ, जल्दी से कमेंट करके आप सभी लोग प्रश्नों के उत्तर जरूर देने का प्रयास करें। हाँ दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग, सभी को राधे राधे, सभी को राम राम दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। चलिए अब आप सभी लोग क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करें। हाँ, सभी लोग प्रश्नों के उत्तर जरूर देने का प्रयास करें दोस्तों, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को लिख देते हैं तो आपके दिमाग में काफ़ी समय तक बना रहता है। तो बताएं जल्दी से आप सभी लोग, सुनामी शब्द है जापानी है दोस्तों, कि यूनानी है, कि फ्रांसीसी है, कि स्पेनिश है। दोस्तों अगर बात करते हैं सुनामी शब्द, तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों और अपनी कॉपी में नोट करते हुए भी चलें। ठीक है, सुनामी शब्द दोस्तों, तो ध्यान से समझें आप सभी लोग और अपनी कॉपी में नोट करते हुए भी चलें। सुनामी शब्द दोस्तों, सुनामी एक जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी दोस्तों एक जापानी शब्द है। कैसा शब्द है दोस्तों, तो जापानी शब्द है। कैसा शब्द है दोस्तों, जापानी शब्द है। ठीक, कैसा शब्द है, जापानी शब्द है। अगर बात करते हैं दोस्तों सुनामी किसे कहते हैं, तब आप क्या बताएंगे दोस्तों, सुनामी किसे कहते हैं तब आप क्या बताएंगे दोस्तों, क्या बताएंगे कि सागरी भूकंपी द्वारा या सागरी भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरों को सुनामी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उत्पन्न लहरों को सुनामी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उत्पन्न लहरों को सुनामी कहते हैं। क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। तो फिर से ध्यान से समझिएगा दोस्तों, मैंने क्या बताया, सुनामी एक जापानी शब्द है दोस्तों, और सागरी भूकंपों के द्वारा उत्पन्न जो लहरें होती हैं उन्हें ही क्या कहते हैं, उन्हें ही क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वह दोस्तों आपका ए नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है। ए नंबर विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है दोस्तों, जैसा कि आप से लोग देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भूकंपी तरंगों की तीव्रता मापी जाती है बोफोर्ड पैमाने पर, डेसिबल में, न्यूटन में, रिक्टर पैमाने पर। बताएं दोस्तों,
भूकंपी तरंगों की तीव्रता मापी जाती है? बोफोर्ड पैमाने पर, डेसिबल में, न्यूटन में, रिक्टर पैमाने पर? जल्दी से कमेंट करके आप सभी लोग प्रश्नों के उत्तर जरूर देने का प्रयास करें दोस्तों। जल्दी से कमेंट करके आप सभी लोग प्रश्नों के उत्तर जरूर देने का प्रयास करें, क्योंकि दोस्तों जब आप किसी चीज़ को लिख देते हैं तो आपके दिमाग में काफ़ी समय तक बना रहता है। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम लोग भूकंपी तरंगों की तीव्रता के बारे में जानते हैं। दोस्तों अगर बात करते हैं भूकंपी तरंगों की तीव्रता किसमें मापी जाती है दोस्तों, तो भूकंपी तरंगों की जो तीव्रता है दोस्तों वह किसमें मापी जाती है? तो रिक्टर पैमाने पर। किसमें दोस्तों? रिक्टर पैमाने पर। किस पे दोस्तों? रिक्टर पैमाने पर। किस पैमाने पर मापी जाती है दोस्तों? रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है। किस पैमाने पर दोस्तों? रिक्टर पैमाने पर। रिक्टर पैमाने पर दोस्तों भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। रिक्टर पैमाने पर दोस्तों भूकंप की तीव्रता दोस्तों क्या की जाती है? मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। ठीक दोस्तों, और इसके लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसके लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसके लिए सिस्मोग्राफ। किसका दोस्तों? इसके लिए सिस्मोग्राफ। इसके लिए दोस्तों सिस्मोग्राफ किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो इसके लिए सिस्मोग्राफ यंत्र का दोस्तों क्या किया जाता है? यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पुनः समझेंगे दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि भूकंपी तरंगों की तीव्रता मापी जाती है किस पैमाने पर दोस्तों? तो रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि भूकंप की तीव्रता किस पैमाने पर मापी जाती है, तो रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है दोस्तों। और इसके लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए दोस्तों सिस्मोग्राफ यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो क्लियर हो चुका होगा दोस्तों, आप सभी को क्लियर हो चुका होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या होगा? वह दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह आपका डी नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है। डी नंबर विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही सिंपल सा लट्टू सा प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, इस बार अपनी तैयारी को इतना मजबूत करें दोस्तों कि एग्जाम हॉल में पहुंचते ही दोस्तों आप पेपर को धुआं करें। ठीक है, आप पेपर को क्या करें दोस्तों? धुआं करें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है। ठीक है दोस्तों, बताएं आप सभी लोग कि भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है कौन सा है? यूपी है यानी कि उत्तर प्रदेश है दोस्तों, कि मध्य प्रदेश है आपका, कि बिहार है, कि झारखंड है? तो जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बताने का प्रयास करें। हाँ दोस्तों, इस बार पेपर को धुआं करना ही है, तो अपनी तैयारी को इतना मजबूत करें आप दोस्तों कि पेपर को धुआं कर सकें आप। ठीक है, एग्जाम हॉल में पहुंचे, पेपर देखें दोस्तों, और पेपर के प्रश्नों को क्या कर सकें दोस्तों? आप धुआं कर सकें। तो जल्दी से दोस्तों फटाफट आप सभी लोग कमेंट करके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताने का प्रयास करें। भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है दोस्तों। अगर बात करते हैं भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य, तो दोस्तों भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य जो दोस्तों है वह कौन सा है? तो वह दोस्तों बिहार राज्य है। कौन सा राज्य है दोस्तों? तो बिहार राज्य है। कौन सा राज्य है? बिहार राज्य है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बिहार राज्य। कौन सा राज्य दोस्तों? बिहार राज्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है। सी नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। भूकंप का अध्ययन कहलाता है दोस्तों। बताएं, कॉस्मोलॉजी कि सिस्मोलॉजी कि टोमोलॉजी कि पोमोलॉजी? बताएं आप सभी लोग। बहुत ही सिंपल सा है क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही सिंपल सा लट्टू सा प्यारा सा क्वेश्चन है। आप सभी लोग कमेंट करके बताने का प्रयास करें कि भूकंप का अध्ययन कहलाता है कॉस्मोलॉजी कि सिस्मोलॉजी कि आपका टोमोलॉजी कि पोमोलॉजी? दोस्तों बताएं, बहुत ही सिंपल सा लट्टू सा प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों। अगर बात करते हैं भूकंप का अध्ययन, तो दोस्तों जो भूकंप का अध्ययन है यह दोस्तों क्या कहलाता है? आपका सिस्मोलॉजी कहलाता है। क्या दोस्तों? सिस्मोलॉजी कहलाता है। तो नोट करते हुए सभी आप सभी लोग लिखते हुए चले दोस्तों। हाँ, लिख देता हूँ दोस्तों आप सभी लोगों। हाँ, आप सभी लोग नोट करें, आप सभी लोग नोट करें दोस्तों, मैं लिख भी दे रहा हूँ। हाँ, आप सभी लोग नोट करते हुए चलें दोस्तों, मैं लिख भी दे रहा हूँ। भूकंप का अध्ययन मैं लिख भी दे रहा हूँ, आप सभी लोग नोट करते हुए चलें। भूकंप का अध्ययन
भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी क्या कहलाता है दोस्तों? सिस्मोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? सिस्मोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? सिस्मोलॉजी कहलाता है। ठीक है, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? तो सिस्मोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? सिस्मोलॉजी कहलाता है। तो क्लियर हो चुका होगा दोस्तों आप सभी को? हाँ, अगर क्लियर हो चुका दोस्तों तो आप सभी लोग थंबनेल करें, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ, अगर आप सभी को क्लियर हो चुका दोस्तों तो आप सभी लोग थंबनेल करें, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि दोस्तों इस बार पेपर को धुआं करना है। तो आप सभी लोग अपनी तैयारी को इतना मजबूत करें दोस्तों कि पेपर को आप सभी लोग धुआं कर सकें। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा लट्टू सा प्यारा सा क्वेश्चन है, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान आंकड़ा केंद्र अवस्थित है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान आंकड़ा केंद्र अवस्थित है दोस्तों नई दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, बंगलुरु। बताएं आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों बहुत ही सिंपल सा है, आप सभी लोग कमेंट करके बताने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, अगर बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान आंकड़ा केंद्र अवस्थित है। तो दोस्तों राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान आंकड़ा केंद्र यह दोस्तों नई दिल्ली में अवस्थित है। कहाँ दोस्तों? तो यह दोस्तों नई दिल्ली में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है दोस्तों? तो नई दिल्ली में अवस्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही सिंपल सा है, देखेंगे आप सभी लोग। देश में पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ हुई? देश में पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ हुई दोस्तों? गुजरात में हुई कि राजस्थान में हुई कि महाराष्ट्र में हुई दोस्तों कि पंजाब में? जल्दी से कमेंट करके आप सभी लोग बताने का प्रयास करें। बताएं आप सभी लोग जल्दी से दोस्तों कि देश में पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ हुई? हाँ, जल्दी से कमेंट करें आप सभी लोग। बहुत ही सिंपल सा लट्टू सा प्यारा सा क्वेश्चन है, आप सभी लोग कमेंट करके बताने का प्रयास करें। बहुत ही सिंपल सा लट्टू सा प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों। हाँ, जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करें। कुछ लोगों का आंसर आ रहा है दोस्तों, बिल्कुल सही, और भी लोग कमेंट करें दोस्तों। अगर बात करते हैं दोस्तों देश में पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ हुई थी दोस्तों? तो कहाँ पर हुई थी? महाराष्ट्र में हुई थी। कहाँ पर हुई थी दोस्तों? महाराष्ट्र राज्य में हुई थी। महाराष्ट्र के दोस्तों कहाँ? तालूर में। महाराष्ट्र के दोस्तों कहाँ? हाँ, लातूर में दोस्तों, तालूर नहीं दोस्तों, लातूर में हुई थी। ठीक है, देश के पहले आपदा प्रशिक्षण संस्थान की दोस्तों स्थापना कहाँ हुई थी दोस्तों? लातूर में दोस्तों, और लातूर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या होगा आपका? इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सी नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है। देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की दोस्तों स्थापना लातूर महाराष्ट्र में हुई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं, आपदा प्रबंधन पर विश्व संगोष्ठी का आयोजन कब और कहाँ किया गया? आपदा प्रबंधन पर विश्व संगोष्ठी का आयोजन कब और कहाँ किया गया? बताएं दोस्तों। ए नंबर 1995 जापान में, बी नंबर 1994 जापान में, सी नंबर दोस्तों 1992 इटली में, कि डी नंबर 1997 फ्रांस में? हाँ, जल्दी से कमेंट करके आप सभी लोग बताने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों बहुत ही सिंपल सा लट्टू सा प्यारा सा क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करें आप सभी लोग। आपदा प्रबंधन पर विश्व संगोष्ठी का आयोजन कब और कहाँ हुआ था दोस्तों? कब और कहाँ किया गया? तो दोस्तों अगर बात करते हैं आपदा प्रबंधन विश्व संगोष्ठी का आयोजन, तो दोस्तों यह कहाँ किया गया था? तो यह दोस्तों मई 1994 में। कब दोस्तों? मई 1994 में। कब? मई 1994 में दोस्तों। कब? मई 1994 में। ठीक है, मई 1994 में दोस्तों। ठीक है, कहाँ पर किया गया था? तो माकोहामा। कहाँ दोस्तों? माकोहामा जापान में किया गया था। ठीक है दोस्तों, कहाँ?
कहाँ दोस्तों? माकोहामा जापान में किया गया था। ठीक है, तो क्लियर हो चुका होगा आप सभी को। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या होगा आपका? वह दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? हाँ, क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ए नंबर विकल्प। हाँ, 1994 दोस्तों मैंने बोला है। देखिए हाँ, 95 भी दिया है और 94 भी दिया है। ठीक है, तो गलती से ए मत लगाना है, बी नंबर लगाना है। ठीक है दोस्तों, बी नंबर आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्लियर हो चुका होगा दोस्तों आप सभी को। ठीक है दोस्तों, जापान में दोस्तों कहाँ? तो जापान में दोस्तों कहाँ? माकोहामा। मैं लिख दे रहा हूँ दोस्तों, कुछ लोगों को नहीं क्लियर हो पा रहा है तो मैं लिख दे रहा हूँ दोस्तों, माकोहामा। ठीक है दोस्तों, जापान के कहाँ? तो जापान के माकोहामा में किया गया था। क्लियर हो चुका होगा दोस्तों आप सभी को। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के सामने है। बहुत ही सिंपल सा, लट्टू सा, प्यारा सा क्वेश्चन है, जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया? ए नंबर आपका विकल्प है 5, बी नंबर है आपका 7, डी सी नंबर है दोस्तों 3 और डी नंबर है दोस्तों 9। जल्दी से कमेंट करके आप सब लोग बताने का प्रयास करें। हाँ, जल्दी से आप सब लोग कमेंट करके बताने का प्रयास करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही सिंपल सा है, जल्दी से आप सब लोग कमेंट करके बताने का प्रयास करें। हाँ, जल्दी से बताएं दोस्तों आप सब लोग। जल्दी से कमेंट करें आप सभी लोग। बहुत ही सिंपल सा है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा, लट्टू सा, प्यारा सा क्वेश्चन है। आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताने का प्रयास करें दोस्तों। ठीक है, बताएं आप सभी लोग। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है दोस्तों? बताएं आप सभी लोग। 5 कि 7 कि 3 कि 9 कि आपका 7? 5, 7, 3, 9 विकल्प में आपका दिया गया है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, कमेंट करें आप सभी लोग। कुछ लोगों का आंसर आ रहा है बिल्कुल सही। हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका? इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह आपका क्या हो जाएगा? वह दोस्तों आपका ए नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है, 5 दोस्तों। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने भारत को 5 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा है। ठीक है दोस्तों, तो क्लियर हो चुका होगा आप सभी को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, सुनामी का कारण है? ए नंबर, एक बहुत गर्म समुद्री धारा, बी नंबर, मछलियों का बहुत बड़ा समूह, सी नंबर, पिघलता हुआ ग्लेशियर, डी नंबर, समुद्र तल में भूकंप। तो बताएं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। सुनामी का एक कारण है, बताएं। बहुत ही सिंपल सा, लट्टू सा, प्यारा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों आइए हम लोग पहले सुनामी को समझते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलें दोस्तों, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी लाभ मिल सके। दोस्तों अगर बात करते हैं सुनामी की, तो ध्यान से समझते हुए चलें आप सभी लोग, अपनी कॉपी में नोट करते हुए भी चलें दोस्तों। जो सुनामी है यह समुद्र तल, सुनामी समुद्र तल में भूकंप, समुद्र तल में भूकंप दोस्तों, समुद्र में भूकंप के कारण उत्पन्न दोस्तों, भूकंप के कारण उत्पन्न होती हैं। जो सुनामी होते दोस्तों वह समुद्र तल में भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। और शुरू की क्लास में मैंने आपको, इसी क्लास में अभी जस्ट मैंने बताया है कि जो सुनामी है दोस्तों यह किस भाषा का शब्द है। तो दोस्तों जो सुनामी है यह दोस्तों जापानी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है दोस्तों? तो जापानी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है दोस्तों? तो जापानी भाषा का शब्द है। ठीक है, जापानी भाषा का शब्द है। और दोस्तों जिसका अर्थ क्या होता है, हाँ इसको जल्दी से नोट करें, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। जल्दी से नोट करें आप सभी लोग। सुनामी समुद्र तल में भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, सुनामी जापानी भाषा का शब्द है, इतना जल्दी से नोट करें, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं।
इतना जल्दी से आप सभी लोग नोट करें, फिर दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ जल्दी से नोट करें। देखिए उसी के आगे लिखेंगे, उसी का आगे लिखेंगे जिसका अर्थ दोस्तों, जिसका अर्थ क्या होता है तट पर, जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों तट पर आती हुई, जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों तट पर आती हुई, तट पर आती हुई या आती हुई या आने वाली लहरें, या आने वाली लहरें। क्या होगा दोस्तों इस क्वेश्चन, हाँ इस क्वेश्चन का आंसर अभी बताना भी है आपको, ठीक है। तो सुनामी शब्द दोस्तों, जो सुनामी शब्द है या जापानी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों तट पर आती हुई या आने वाली लहरें, ठीक है। समुद्र तल में दोस्तों उत्पन्न भूकंप के कारण जो समुद्र का जल बड़ी मात्रा में दोस्तों यह तट की ओर आने लगता है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, भूकंप के कारण समुद्र का जो जल है दोस्तों वह बड़ी मात्रा में क्या होता है तट की ओर आने लगता है, ठीक है। और तट की ओर आने लगता है दोस्तों, जिससे क्या होता है अत्यधिक मात्रा में जनधन की हानि होती है। जब तट की ओर आएगा दोस्तों तो क्या होगा, अत्यधिक मात्रा में जनधन की हानि होगी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करें आप सभी लोग। एक बहुत गर्म समुद्री धारा, मछलियों का बहुत बड़ा समूह, पिघलता हुआ ग्लेशियर, समुद्र तल में भूकंप। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है। समुद्र तल में दोस्तों क्या भूकंप, अभी जस्ट मैंने आपको समझाया, ठीक है। तो क्लियर हो चुका है दोस्तों, तो आप सभी लोग थंबनेल करें, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर आप सभी को क्लियर हो चुका दोस्तों तो आप सभी लोग थंबनेल करें, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों क्या है, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है, भूकंप, शॉर्ट सर्किट से लगी आग, सुनामी, चक्रवात। ये तो आप बता सकते हैं दोस्तों, और बहुत ही सिंपल सा लट्टू सा प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो छूटना ही नहीं चाहिए। कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है दोस्तों, भूकंप, शॉर्ट सर्किट से लगी आग, कि सुनामी, की चक्रवात। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि प्राकृतिक आपदा आपका भूकंप है दोस्तों, सुनामी भी है और चक्रवात भी है, लेकिन दोस्तों शॉर्ट सर्किट से लगी आग यह दोस्तों क्या है प्राकृतिक आपदा नहीं है, ठीक है। शॉर्ट सर्किट से लगी दोस्तों आग यह दोस्तों प्राकृतिक आपदा नहीं है। इसी कारण आपका आंसर बी नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है दोस्तों, बी नंबर बिल्कुल सही हो जाता है। दोस्तों आइए अब हम लोग प्राकृतिक आपदा को समझते हैं। तो आप सभी लोग अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करते हुए चलें दोस्तों, ठीक है। आइए अब हम लोग प्राकृतिक आपदा को समझते हैं। दोस्तों प्राकृतिक आपदा क्या है, तो हेडिंग डालेंगे आप सभी लोग और नोट करते हुए चलें। प्राकृतिक, नोट करते हुए चलें दोस्तों, प्राकृतिक असंतुलन, प्राकृतिक असंतुलन, असंतुलन के कारण, प्राकृतिक असंतुलन के कारण, प्राकृतिक असंतुलन के कारण घटित, जो घटती हैं दोस्तों घटनाएं, घटित घटनाओं को क्या कहा जाता है दोस्तों, प्राकृतिक आपदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, प्राकृतिक आपदा कहते हैं। लिख लिया होगा आप सभी लोगों ने, ठीक है। क्या लिखा होगा दोस्तों आप सभी लोगों ने, प्राकृतिक असंतुलन के कारण घटित घटनाओं को क्या कहा जाता है दोस्तों, प्राकृतिक आपदा कहते हैं। तो क्लियर हो चुका होगा दोस्तों आप सभी को, प्राकृतिक असंतुलन के कारण दोस्तों घटित घटनाओं को क्या कहा जाता है, जो घटनाएं होती हैं उसे ही क्या कहा जाता है दोस्तों, उसे ही प्राकृतिक आपदा कहते हैं। इसके दोस्तों एग्जाम्पल क्या क्या हैं, तो नोट करते हुए चलें। जैसे दोस्तों आपका हो गया भूकंप, जैसे दोस्तों आपका हो गया क्या, भूकंप हो गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों सुनामी हो गया दोस्तों, सुनामी हो गया। उसके बाद अगर बात करते हैं दोस्तों तो चक्रवात हो गया, सुनामी दोस्तों, चक्रवात आदि दोस्तों, ये सब क्या है, ये सब क्या है दोस्तों, तो ये सब आपकी क्या, ये दोस्तों प्राकृतिक आपदा है। लेकिन दोस्तों शॉर्ट सर्किट में लगी आग यह दोस्तों मानव जनित आपदा है, यह मानव के द्वारा हुई है दोस्तों, तो यह मानव जनित आपदा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को बता ही दिया है, क्या होगा दोस्तों, आपका बी नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर
क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे दोस्तों आप सभी लोग। क्या है क्वेश्चन? भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है। भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है सिस्मोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, टॉमोग्राफ, पॉलीग्राफ। बताएं आप सभी लोग। भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है सिस्मोग्राफ दोस्तों, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, टॉमोग्राफ की पॉलीग्राफ। बताएं आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा लट्टू सा प्यारा सा क्वेश्चन है। जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बताने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, हाँ जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बताने का प्रयास करें कि भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है। दोस्तों भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, कौन दोस्तों? सिस्मोग्राफ निरूपित करता है। ठीक है, आइए दोस्तों अब हम लोग सिस्मोग्राफ के बारे में जानते हैं। तो हेडिंग क्या डालेंगे दोस्तों आप सभी लोग? हेडिंग क्या डालेंगे आप सभी लोग दोस्तों? सिस्मोग्राफ हेडिंग डालेंगे। ठीक है, आइए अब हम लोग सिस्मोग्राफ के बारे में जानते हैं। दोस्तों अगर बात करते हैं भूकंपी तरंगों को किससे मापा जाता है दोस्तों, तो किससे मापा जाता है? सिस्मोग्राफ से। ठीक है, नोट करते हुए चलें आप सभी लोग। भूकंपी दोस्तों, भूकंपी तरंगों को भूकंपी तरंगों को दोस्तों, भूकंपी तरंगों को किससे मापा जाता है दोस्तों? तो भूकंपी तरंगों को दोस्तों किससे मापा जाता है? सिस्मोग्राफ से। किससे दोस्तों? सिस्मोग्राफ से। किससे मापा जाता है दोस्तों? सिस्मोग्राफ से। सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से दोस्तों क्या किया जाता है? नामक यंत्र द्वारा क्या किया जाता है दोस्तों? मापा जाता है। ठीक है, ठीक। और किस पैमाने पर दोस्तों? किस पैमाने पर? तो रिक्टर पैमाने पर। यह भी आपको ध्यान में रखना है। किस पैमाने पर दोस्तों? तो रिक्टर पैमाने पर। किस पैमाने पर? तो दोस्तों रिक्टर पैमाने पर। किस पैमाने पर? रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है। ठीक। और दोस्तों इसमें कहाँ से कहाँ तक पॉइंट की बात होती है? तो दोस्तों इस स्केल पर, जो स्केल है दोस्तों, इस पे दोस्तों 2.0 से लेकर आपका 3.0 तक की जो तीव्रता होती है दोस्तों, जो तीव्रता होती है वह हल्का भूकंप की होती है। कैसा भूकंप होता है? तो वह हल्का भूकंप होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपका 2.0 या 3.0 की जो तीव्रता होती है दोस्तों वह हल्का भूकंप होता है। जबकि दोस्तों आपका अगर 6.2 की तीव्रता का जो भूकंप होता है दोस्तों वह क्या कहलाता है? वह शक्तिशाली इसका अर्थ क्या होगा दोस्तों? शक्तिशाली भूकंप होता है। कैसा होता है दोस्तों? शक्तिशाली भूकंप होता है। तो क्लियर हो चुका होगा आप सभी को दोस्तों। आप सभी को क्लियर हो चुका दोस्तों, तो आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताने का प्रयास करें। ठीक है, आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताने का प्रयास करें दोस्तों। ठीक है, स्केल पर दोस्तों अगर 2.0 या 3.0 की तीव्रता होता है दोस्तों तो वह हल्का भूकंप होता है। और दोस्तों जब 6.2 की तीव्रता की गति होती है दोस्तों तो वह शक्तिशाली भूकंप होता है। तो दोस्तों क्लियर हो चुका होगा आप सभी को। हाँ, अगर आप सभी को क्लियर हो चुका दोस्तों तो आप सभी लोग एक बार थंबनेल करें। आप सभी लोग थंबनेल करें दोस्तों। और इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का, वह आपका ए नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है दोस्तों। ए नंबर विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाता है, सिस्मोग्राफ दोस्तों। क्या होगा इसका आंसर? सिस्मोग्राफ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, और बहुत ही सिंपल सा लट्टू सा प्यारा सा क्वेश्चन है। जैसा कि आप से लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, पृथ्वी की परत की भीतर की हलचल का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? पृथ्वी की परत की भीतर की हलचल का जो अध्ययन है दोस्तों वह किसके द्वारा किया जाता है? भूविज्ञान के द्वारा, कि भूकंप विज्ञान के द्वारा, कि प्लेट विवर्तनी के द्वारा, कि सर्वमापलिलिख द्वारा? बताएं दोस्तों, सर्वमापलिलिख। बताएं आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा लट्टू सा प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। हाँ, जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करते हुए प्रश्नों के उत्तर जरूर देने का प्रयास करें दोस्तों। और अधिक से अधिक संख्या में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी इस क्लास में जुड़कर दोस्तों इस क्लास का ज़रूर लाभ ले सकें। ठीक है, तो आप सब लोग एक बार फटाफट अपनी संख्या को और बढ़ाने का प्रयास करें दोस्तों। ठीक है, हाँ जल्दी से आप सभी लोग एक बार इस वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों को भी जोड़ने का प्रयास करें दोस्तों।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, पृथ्वी की परत की भीतर की हलचल का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो किसके द्वारा किया जाता है? भूकंप विज्ञान के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? भूकंप विज्ञान के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, क्लियर हो चुका होगा? क्लियर हो चुका दोस्तों? तो आपसे लोग थंबनेल करें, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है। बहुत ही सिंपल सा लट्टू सा प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, सुनामी शब्द जो सुनामी है वह नाम किसे दिया गया? भूकंप को, कि चक्रवात को, ज्वारी तरंग को, कि समुद्र के नीचे की तरंगे? सुनामी नाम किसे दिया गया है दोस्तों? बताएं आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 13, तो जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, अगर बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, तो यहाँ पे आप सभी लोग समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि समुद्री तूफान को जापानी भाषा में, जो समुद्री तूफान होते हैं दोस्तों, जो समुद्री तूफान होते हैं, जो समुद्री क्या होते हैं दोस्तों? तूफान होते हैं, इसे जापानी भाषा में, इसे जापानी भाषा में, किस भाषा में दोस्तों? तो इसे जापानी भाषा में क्या बोला जाता है दोस्तों? सुनामी कहा जाता है। जापानी भाषा में दोस्तों इसे क्या कहा जाता है? सुनामी कहते हैं। ठीक है, और दोस्तों सुनामी यानी कि बंदर के निकट की लहरें, बंदर जो यानी कि जो बंदरगाह दोस्तों, बंदर नहीं, बंदरगाह जानते हैं आप सभी लोग? बंदरगाह के निकट की जो लहरें होती हैं वो सुनामी कहलाती हैं। ठीक है, बंदरगाह क्या है दोस्तों? बंदर नहीं दोस्तों, बंदरगाह। अब आपको कमेंट करके बताना है कि बंदरगाह क्या होते हैं। हाँ, जल्दी से कमेंट करके बताएं आप सभी लोग। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके आप सभी लोग बताने का प्रयास करें। तो क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। समुद्री तूफान को जापानी भाषा में सुनामी बोलते हैं, यानी कि बंदरगाह के निकट जो लहरें होती हैं वो दोस्तों सुनामी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, और ये लहरें दोस्तों लंबी सैकड़ों किलोमीटर चौड़ाई वाली लहरें होती हैं। ठीक, तो क्लियर हो चुका होगा दोस्तों आप सभी को। क्वेश्चन नंबर आपका 13 का जो आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर जो 13 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह आपका क्या हो जाएगा? वह दोस्तों आपका डी नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है। डी नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, डी नंबर आपका विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14, और बहुत ही सिंपल सा लट्टू सा प्यारा सा क्वेश्चन है, जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं। और यह दोस्तों इस क्वेश्चन का आपके पेपर में आने की प्रबल संभावना बन सकती है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को आप सभी लोग नोट करते हुए भी चलें। ठीक है, गिरसेर परियोजना अवस्थित है गुजरात में दोस्तों, कि महाराष्ट्र में, कि उत्तर प्रदेश में, कि मध्य प्रदेश में? हाँ, जल्दी से कमेंट करके आप सब लोग बताने का प्रयास करें। गिरसेर परियोजना अवस्थित है गुजरात में दोस्तों, कि महाराष्ट्र में, कि उत्तर प्रदेश में, कि मध्य प्रदेश में? बहुत ही सिंपल सा लट्टू सा प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों। गिरसेर परियोजना अवस्थित है, बहुत ही सिंपल सा है। कुछ लोगों का आंसर आ रहा है दोस्तों, बिल्कुल सही आ रहा है। और भी लोग कमेंट करके बताने का प्रयास करें, दोस्तों। अगर बात करते हैं दोस्तों गिरसेर परियोजना, तो दोस्तों गिरसेर परियोजना यह दोस्तों गुजरात में अवस्थित है। कहाँ दोस्तों? गुजरात में अवस्थित है। आइए दोस्तों इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो आप सब लोग इसको नोट करते हुए चलें दोस्तों। गिरसेर परियोजना यह कहाँ है दोस्तों? तो अभी जस्ट हमने बताया कहाँ पर है दोस्तों, यह गुजरात में है। कहाँ पर है दोस्तों? अभी जस्ट हमने बताया कहाँ पर है दोस्तों, तो यह गुजरात में है। ठीक है, और अगर बात करते हैं दोस्तों, हाँ नोट करते हुए चलें दोस्तों, पहले आप सब लोग नोट करते हुए चलें। एशियाई सिंहों का घर, इसे दोस्तों क्या कहा गया है? इसे एशियाई सिंहों का घर, इसे एशियाई सिंहों का घर, सिंहों का घर की उपमा दी गई है। क्या दिया गया दोस्तों? की उपमा से यह प्रसिद्ध है। उपमा से आपका जो गिर अभ्यारण्य दोस्तों, यह गिर अभ्यारण्य आपका क्या है दोस्तों? गिर अभ्यारण्य क्या है? प्रसिद्ध है। और दोस्तों इसे हाँ नोट करते हुए चलें दोस्तों। एशियाई सिंहों का घर दोस्तों, ठीक है, कि दोस्तों उपमा से गिर प्रसिद्ध है, यानी कि उपमा से यह क्या है दोस्तों? यानी कि उपमा के नाम से, यानी कि एशियाई सिंहों का घर इसे बोला जाता है।
ठीक है दोस्तों, जिसे क्या किया गया है 1973 में, जिसे दोस्तों 1973 में, कब दोस्तों, जिसे 1973 में, कब दोस्तों 1973 में दोस्तों इसे दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। क्या घोषित किया गया दोस्तों? राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। क्या किया गया दोस्तों? राष्ट्रीय उद्यान। क्या घोषित किया गया दोस्तों? राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। कब घोषित किया गया दोस्तों? तो कब घोषित किया गया? 1973 में। कब दोस्तों? 1973 में। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। गिरसेर परियोजना केंद्र सरकार की मदद से आरंभ की गई है दोस्तों। ठीक है, गिरसेर परियोजना दोस्तों यह केंद्र सरकार की मदद से दोस्तों प्रारंभ की गई है। ठीक है, और यह परियोजना दोस्तों गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। यह जो परियोजना है दोस्तों गिरसेर परियोजना, यह दोस्तों गुजरात के किस जिले में? तो दोस्तों गुजरात के यह जूनागढ़ जिले में। किस जिले में दोस्तों? तो गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। और दोस्तों यह एक ऐसा उद्यान है जहां पर दोस्तों, ठीक है, यह एकमात्र, मैं लिख दे रहा हूं दोस्तों, आप सभी लोग अपनी कॉपी में नोट करते हुए भी चलें। यह दोस्तों, यह राष्ट्रीय उद्यान, यह एकमात्र ऐसा उद्यान है जहां दोस्तों, एशियाई शेर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं दोस्तों? एशियाई शेर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं दोस्तों? एशियाई शेर पाए जाते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? एशियाई शेर पाए जाते हैं। तो क्लियर हो चुका होगा दोस्तों आप सभी को। हाँ, अगर आप सभी को क्लियर हो चुका दोस्तों तो आप सभी लोग थंबनेल करते हुए चलें और अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करते हुए चलें दोस्तों। ठीक है, अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करते हुए चलें, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी लाभ मिल सके, दोस्तों, और आप पेपर को धुआं कर सके। ठीक है, तो बस ऐसे ही आप सभी लोग क्लास में प्रतिदिन बने दोस्तों, जिससे कि आपको काफ़ी लाभ मिल सकेगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर, जैसा कि मैंने आपको भी बताया भी है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है दोस्तों। क्या? गुजरात। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा आप सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नहीं दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसको आप सभी लोग नोट करते हुए चलें। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे हैं बाघ संरक्षित क्षेत्र दिया गया है। ये संरक्षित क्षेत्र है दोस्तों, इधर राज्य है और कुल क्षेत्र पर वर्ग किलोमीटर में दोस्तों, और बाघों की संख्या, ठीक है, तो 1998 में। ठीक है दोस्तों, तो अगर बात करते हैं दोस्तों संरक्षित क्षेत्र, तो बांदीपुर, तो दोस्तों यह कहाँ है? बांदीपुर कहाँ है दोस्तों? यह कर्नाटक में है। ठीक है, और दोस्तों इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 866 है। और बाघों की संख्या दोस्तों यहाँ पर कितनी है? तो 66 है। कितनी दोस्तों? 66। ठीक है, कार्बेट, या दोस्तों आपको पता भी है, या दोस्तों किस राज्य में है? या दोस्तों उत्तराखंड राज्य में है। और इसका क्षेत्रफल दोस्तों आप देख पा रहे हैं कितना है? 1316 वर्ग किलोमीटर। और बाघों की संख्या दोस्तों कितनी है? तो बाघों की संख्या दोस्तों 138 है। वहीं पे अगर बात करते हैं दोस्तों कान्हा, यह दोस्तों कहाँ पड़ता है? तो यह दोस्तों मध्य प्रदेश में पड़ता है। और इसका जो क्षेत्रफल है वह दोस्तों कितना है? 1945। और यहाँ पर दोस्तों बाघों की संख्या कितनी है? तो 114। अगला दोस्तों क्या है? मानस, यह दोस्तों कहाँ है? तो यह दोस्तों असम में है। और इसका क्षेत्रफल कुल कितना है दोस्तों? तो दोस्तों इसका जो क्षेत्रफल है वह दोस्तों 2840 वर्ग किलोमीटर है। और दोस्तों यहाँ पर बाघों की जो संख्या है वह दोस्तों 125 है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बात करते हैं मालघाट, यह दोस्तों कहाँ पड़ता है? तो यह दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में। और इसका कुल क्षेत्रफल दोस्तों कितना है? तो दोस्तों इसका जो कुल क्षेत्रफल है वह दोस्तों 1597 है। ठीक है, 1597 है। ठीक, और अगर बात करते हैं दोस्तों बाघों की संख्या तो 73 है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं पलामू, तो यह कहाँ पड़ता है दोस्तों? यह बिहार राज्य में पड़ता है। और यहाँ इसका जो क्षेत्रफल दोस्तों वह कितना है? तो 1026 है। और यहाँ पर दोस्तों बाघों की संख्या कुल कितनी है दोस्तों? बाघों की संख्या 44 है। ठीक है दोस्तों, ये जो डाटा है दोस्तों वह 1998 में से। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों।
उसके बाद आगे चलेंगे रणथंभौर दोस्तों। रणथंभौर कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो यह राजस्थान में। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देना है। ठीक है, रणथंभौर कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो यह राजस्थान में पड़ता है। सिमलीपाल कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो उड़ीसा में आपका पड़ता है। ठीक है, इनके डाटा भी आप लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इतना ये ज़रूरी नहीं है जितना ये ज़रूरी है दोस्तों। आपको ये जानना है कि रणथंभौर कहाँ पर है दोस्तों, तो आप बता सकते हैं क्या? राजस्थान। ये डाटा इतना ज़रूरी नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये डाटा काफ़ी पुराने भी हैं। ये जो आंकड़ा लिया गया दोस्तों, ये आंकड़ा काफ़ी पुराना है। ठीक है, तो नोट करना चाहते हैं तो आप नोट भी कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन इस चीज़ को आपको ध्यान देना है कि जो आपके जो ये बाघ संरक्षित क्षेत्र है दोस्तों, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है कि दोस्तों जो कान्हा राष्ट्रीय, यानी कि जैसे आप देख पा रहे हैं, जैसे आपसे पूछा जाए कान्हा बाघ संरक्षित क्षेत्र कहाँ है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में। मानस ये कहाँ पर है दोस्तों, तो असम में। मालघाट दोस्तों कहाँ है? महाराष्ट्र में। पलामू कहाँ है दोस्तों? बिहार में। ठीक है, इस चीज़ को आपको ज़रूर ध्यान रखना है। ठीक है, कि बाघ संरक्षित क्षेत्र आपका रणथंभौर कहाँ है? तो राजस्थान में। सिमलीपाल दोस्तों कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है, और ये जो आंकड़ा है दोस्तों, ये आंकड़ा काफ़ी पुराना है, तो आप लोग घबराएं नहीं। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए सुंदरवन, तो यह दोस्तों कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। पेरियार दोस्तों यह कहाँ पड़ता है? तो केरल में पड़ता है। सरिस्का कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो यह राजस्थान में पड़ता है। बुक्सा कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो यह पश्चिम बंगाल में पड़ता है। इंद्रावती कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो यह छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। रणथंभौर दोस्तों कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। सिमलीपाल कहाँ पड़ता है दोस्तों? उड़ीसा में। सुंदरवन कहाँ पड़ता है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में। पेरियार कहाँ पड़ता है दोस्तों? केरल में। सरिस्का कहाँ पड़ता है दोस्तों? राजस्थान में। बुक्सा कहाँ पड़ता है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में। इंद्रावती कहाँ पड़ता है दोस्तों? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, इस चीज़ को आपको ज़रूर ध्यान देना है। तो जल्दी से नोट करें आप सभी लोग। हाँ, जल्दी से नोट करें दोस्तों, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। जल्दी से आप सब लोग नोट करें, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ, अभी इसके क्वेश्चन भी आ रहे हैं दोस्तों, अभी इसके क्वेश्चन भी आ रहे हैं। ठीक है, जल्दी से नोट करें आप सभी लोग। जल्दी से आप सभी लोग नोट करें दोस्तों, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, पिछली स्लाइड। ठीक है, जिनका छूट गया दोस्तों वो लिख सकते हैं। जल्दी से लिखने का प्रयास करें आप सभी लोग। जिनका छूट गया हो वो लिख सकते हैं दोस्तों। हेडिंग डालेंगे आप सब लोग संरक्षित क्षेत्र, और फिर उसके बाद लिखेंगे दोस्तों संरक्षित क्षेत्र और राज्य। ये जो आंकड़ा है दोस्तों काफ़ी पुराना है, तो इसको आप लोग मत लिखिएगा, बस आपको संरक्षित क्षेत्र और राज्य के नाम को लिखना है। ठीक है, तो जल्दी से लिखें। चलिए, इसको जल्दी से लिखेंगे आप सब लोग, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, लिख लिया होगा आप सभी लोगों ने। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों नागार्जुन सागर यह कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में। नामदफा दोस्तों तो अरुणाचल प्रदेश में। दुधवा दोस्तों कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कालाकड़ कहाँ दोस्तों? तमिलनाडु में। मधुमलाई दोस्तों कहाँ है? तो यह भी कालाकड़ मधुमलाई यह दोस्तों कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। वाल्मीकि दोस्तों बिहार में। पेंच दोस्तों मध्य प्रदेश में। ठीक है, एक बार पुनः समझेंगे। नागार्जुन दोस्तों तो यह आंध्र प्रदेश में पड़ता है। नामदफा दोस्तों यह अरुणाचल प्रदेश में। दुधवा दोस्तों या उत्तर प्रदेश में। कालाकड़ मधुमलाई दोस्तों यह कहाँ पड़ता है? तो तमिलनाडु में। वाल्मीकि दोस्तों यह कहाँ पड़ता है? बिहार में। पेंच कहाँ पड़ता है दोस्तों? यह मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो क्लियर हो चुका होगा दोस्तों आप सभी को। अगर आप सभी को क्लियर हो चुका दोस्तों तो आप सभी लोग एक बार थंबनेल करें, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आप सभी लोग एक बार थंबनेल करें, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ, जल्दी से आप सभी लोग लिखने का प्रयास करें दोस्तों। यह आपके पेपर में ज़रूर आने की इनकी प्रबल संभावना बनती है, तो आप सभी लोग ज़रूर नोट करते हुए चलें। हाँ, जल्दी से नोट करें दोस्तों, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। जल्दी से आप सभी लोग नोट करें, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी लाभ मिल सके, और आप पेपर को धुआं कर सके दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे देखेंगे
तड़ोबा अंधेरी यह दोस्तों कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। बांधवगढ़ दोस्तों यह कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। पन्ना दोस्तों कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। नामदफा पार्क दोस्तों यह कहाँ पड़ता है? तो ये मिजोरम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? मिजोरम में पड़ता है। ठीक है, फिर से एक बार आप सभी लोग समझेंगे। तड़ोबा अंधेरी दोस्तों, तड़ोबा अंधेरी दोस्तों यह कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। बांधवगढ़ दोस्तों यह मध्य प्रदेश में पड़ता है। पन्ना दोस्तों तो यह भी मध्य प्रदेश में। दम्फा पार्क दोस्तों, दम्फा पार्क दोस्तों यह कहाँ पड़ता है? मिजोरम। तो जल्दी से कमेंट करें, क्या आप सभी को क्लियर हो पा रहा है दोस्तों? अगर आप सभी को क्लियर हो पा रहा है तो आप सभी लोग एक बार जल्दी से लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आप सभी लोग वीडियो को जल्दी से लाइक करते हुए दोस्तों अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और उनको भी इस क्लास में जोड़ने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन दोस्तों, जैसा कि आप से लोग क्वेश्चन नंबर 15 देख पा रहे हैं। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित दोस्तों कहाँ? पश्चिम बंगाल में, कि गुजरात में, कि राजस्थान में, कि असम में? जल्दी से कमेंट करके आप से लोग बताने का प्रयास करें। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, बताएं आप सभी लोग जल्दी से। और दोस्तों यहाँ से राष्ट्रीय उद्यान से आपके 1-2 क्वेश्चन जरूर बनेंगे आपके पेपर में, तो आप सब लोग नोट करते हुए चलें दोस्तों। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ अवस्थित है, तो यह दोस्तों कहाँ अवस्थित है? यह दोस्तों कहाँ अवस्थित है? यह आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। कहाँ दोस्तों? राजस्थान राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसे 1998 में, सॉरी दोस्तों 98 में नहीं, 58 में। कब दोस्तों? इसे 1958 में। कब दोस्तों? इसे 1958 में। कब दोस्तों? 1958 में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया। इसे दोस्तों कब वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया? तो 1998 में। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसे 1979 में दोस्तों, कब? 1979 में दोस्तों इसे टाइगर रिजर्व, इसे दोस्तों क्या किया गया? टाइगर रिजर्व के रूप में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। ठीक है दोस्तों, इसे 1979 में दोस्तों टाइगर रिजर्व के रूप में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा दोस्तों आप सभी को। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता ही है, क्या होगा आपका? सी नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर दोस्तों 1972 में, 1973 में, 1981 में, 1982 में। जल्दी से कमेंट करके आप सब लोग बताने का प्रयास करें दोस्तों, जल्दी से आप सब लोग कमेंट करके बताने का प्रयास करें। बिल्कुल सही, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है दोस्तों, बिल्कुल सही। और दोस्तों यह क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएगा, तो आप सब लोग इस क्वेश्चन को जरूर नोट करते हुए चलें। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया दोस्तों, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर यह दोस्तों 1973 में। कब दोस्तों? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया या प्रारंभ किया गया? शुरू किया गया दोस्तों या प्रारंभ किया गया। ठीक है, और दोस्तों उत्तराखंड में आपका राजाजी टाइगर रिजर्व भी है। उत्तराखंड में दोस्तों क्या है? राजाजी टाइगर रिजर्व भी स्थित है। ठीक, क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है दोस्तों, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है। बहुत ही सिंपल सा लट्टू सा क्वेश्चन है। फूलों की घाटी अवस्थित है। फूलों की घाटी अवस्थित दोस्तों जम्मू कश्मीर में, कि हिमाचल प्रदेश में, कि सिक्किम में, कि उत्तराखंड में? जल्दी से आप सब लोग कमेंट करके बताने का प्रयास करें। फूलों की घाटी अवस्थित है जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, उत्तराखंड में। तो दोस्तों फूलों की जो घाटी है यह कहाँ अवस्थित है? दोस्तों फूलों की घाटी यह भारत का एक राष्ट्रीय उद्यान है, और यह दोस्तों उत्तराखंड के दोस्तों चमोली जिले में। उत्तराखंड के दोस्तों किस जिले में? तो उत्तराखंड के दोस्तों चमोली क्षेत्र में यह दोस्तों स्थित है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। इसको यूनेस्को ने क्या किया दोस्तों? इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। तो फूलों की घाटी दोस्तों इसका संबंध उत्तराखंड से है। इसका संबंध दोस्तों किससे है? उत्तराखंड से है दोस्तों। और यह उत्तराखंड के किस जिले में दोस्तों? तो चमोली जिले में। किस जिले में दोस्तों? चमोली जिले में। तो क्लियर हो चुका होगा दोस्तों आप सभी को। चलिए
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन नंबर आपका 18। देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 क्या है क्वेश्चन। असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गंडे वाला वन जीव अभ्यारण्य कौन सा है। मानस, काजीरंगा, गिर जंगल, कान्हा किल्सी। बताएं दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। असम का एक प्रसिद्ध एक सींग वाले गंडे वाला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है। बहुत ही सिंपल सा है, तो नोट करते हुए चलें दोस्तों। वह कौन सा है दोस्तों, तो एक सींग वाला गंडा। दोस्तों अगर बात करते हैं एक सींग वाले गंडे, तो दोस्तों एक सींग वाले जो गंडे हैं दोस्तों, एक सींग वाले जो गंडे हैं यह दोस्तों कहाँ, यह दोस्तों आपके काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य में। कहाँ दोस्तों, काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य में दोस्तों। कब, 1908 में। कब दोस्तों, 1908 में। कब दोस्तों, 1908 में। क्लियर हो चुका होगा आप सभी को। हाँ, कब दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो 1908 में। ठीक है दोस्तों, एक सींग वाले गंडे के संरक्षण के लिए असम राज्य में दोस्तों क्या किया गया, काजीरंगा। क्या किया गया दोस्तों, काजीरंगा दोस्तों वन्य जीव अभ्यारण्य, काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना की गई। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा आप सभी को क्वेश्चन नंबर 18। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वह दोस्तों क्या होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 18 बी नंबर काजीरंगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है और बहुत ही सिंपल सा लट्टू सा प्यारा सा क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। निम्नलिखित में से किस याद में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। निम्नलिखित में से किस जनपद में दोस्तों, ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में देना है। निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से किस जनपद में, ठीक है, किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। लखीमपुर खीरी, चंदौली कि लखनऊ कि वाराणसी। बताएं आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आप सभी लोग कमेंट करके बताने का प्रयास करें। बहुत ही सिंपल सा लट्टू सा प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। हाँ दोस्तों, जब तक पेपर को तोड़ेंगे नहीं तब तक दोस्तों छोड़ेंगे नहीं। तो बस दोस्तों आप सभी लोग ऐसे ही क्लास में बने रहें दोस्तों, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी लाभ मिल सके और आप पेपर को धुआं कर सके दोस्तों। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस जनपद में दोस्तों चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। तो यह दोस्तों किस है, या किस जनपद में दोस्तों, तो चंदौली। किस जनपद में दोस्तों, किस जनपद में दोस्तों, चंदौली। ठीक है, चंदौली जिले में दोस्तों चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। ठीक है, और इसकी दोस्तों स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना दोस्तों 1957 में। कब दोस्तों, 1957 में हुई थी। कब दोस्तों, 1957 में। क्लियर हो चुका होगा दोस्तों आप सभी को। हाँ, अगर आप सभी को क्लियर हो पा रहा है दोस्तों, तो आप सभी लोग एक बार थंबनेल करके ज़रूर बताने का प्रयास करें। ठीक है, बिल्कुल सही दोस्तों। और भी लोग कमेंट करें, और भी लोग कमेंट करते हुए चलें दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था। किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताएं आप सभी लोग, किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, उपरोक्त में से कोई नहीं। हाँ, बहुत ही सिंपल सा लट्टू सा प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों। बिल्कुल सही, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है दोस्तों, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है, और भी लोग कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर अगर 20 की बात किया जाए दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ए नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में दोस्तों, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था दोस्तों, तो पूर्व में दोस्तों, पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान के कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों, क्या कहा जाता था, हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए क्या कहा जाता दोस्तों, तब आप क्या बताएंगे, हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा आप सभी को। और दोस्तों इस उद्यान की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना दोस्तों 1935 में। कब दोस्तों, 1935 में की गई। क्लियर हो चुका होगा।
हाँ, अगर आप सभी को क्लियर हो चुका दोस्तों तो आप सभी लोग एक बार थंबनेल करें और इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वह दोस्तों आपको क्या होगा, ए नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन तो है नहीं लेकिन परीक्षा के दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं तो इनको भी देखते हैं। भारत में जैव विविधता संरक्षण कब शुरू हुआ दोस्तों? भारत में जैव विविधता संरक्षण कब शुरू हुई? तो कब शुरू हुआ दोस्तों? 1992 में। ठीक है, भारत में जैव विविधता संरक्षण कब शुरू हुई दोस्तों? तो 1991 से 1991-92 में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि भारत में जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल कब लागू हुआ? भारत में जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल कब लागू हुआ? तो दोस्तों कब से लागू हुआ? 2003 में। ठीक है, वहीं अगर बात करते हैं दोस्तों भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो बताएं दोस्तों कब लागू हुआ? भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1980 में दोस्तों। कब लागू हुआ? 1980 में। अगर आपसे पूछा जाए भारत ने जैव विविधता संरक्षण के लिए जैव विविधता अधिनियम कब लागू किया? तो कब लागू किया दोस्तों? 1900 में नहीं दोस्तों, 2002 में। कब किया गया दोस्तों? 2002 में। अगला पॉइंट, भारत के किस जीवमंडल संचय क्षेत्र का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो दोस्तों किसका है? मन्नार की खाड़ी का। किसका सर्वाधिक है दोस्तों? मन्नार की खाड़ी का। भारत के किस जीवमंडल संचय क्षेत्र का क्षेत्रफल अधिक है? तो मन्नार की खाड़ी का दोस्तों, मन्नार की खाड़ी का। चलिए अगले पॉइंट को और समझते हैं। क्या है दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं, किस महासागर के प्राणी उद्यान में जंगिल पक्षी प्रजनन के लिए आते हैं? तो दोस्तों उसका आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। अगला नंबर, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस प्राणी के लिए प्रसिद्ध है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस प्राणी के लिए प्रसिद्ध है? 12 सिंहों के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? 12 सिंहों के लिए। अगला पॉइंट, भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हंगुल मृग है? भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हंगुल मृग के लिए प्रसिद्ध है? भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हंगुल मृग के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो कौन सा है? दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान, या इसको हम लोग ये भी पढ़ सकते हैं दोस्तों, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस प्राणी के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो वह 12 सिंह के लिए। उसके बाद आपको बताना था कि भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हंगुल मृग के लिए प्रसिद्ध है, तो वह दोस्तों कौन सा है? दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कैसे होती है? राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कैसे होती है दोस्तों? हाँ, राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कैसे होती है दोस्तों? तो विधानमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव से। कैसे होती है दोस्तों? विधानमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव से। क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए अगला पॉइंट, क्वेश्चन अगला क्या था आपका, देखेंगे आप सभी लोग। चलिए अगला पॉइंट, अंडमान व निकोबार के उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है जो 15 द्वीपों में फैला हुआ है? मैरीन राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों? तो मैरीन राष्ट्रीय उद्यान है। अंडमान व निकोबार के उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है जो 15 द्वीपों में फैला है? तो उसका नाम क्या है दोस्तों? मैरीन राष्ट्रीय उद्यान। अगला पॉइंट, भारत के किस प्रसिद्ध फूलों की घाटी वाला राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र किन पर्वतारोहियों ने खोजा था? भारत के प्रसिद्ध फूलों की घाटी वाला राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र किन पर्वतारोहियों ने खोजा? अगला नंबर क्या है दोस्तों पॉइंट, जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं। हाँ, भारत के प्रसिद्ध फूलों की घाटी वाला राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र किन पर्वतारोहियों ने खोजा? तो किसने खोजा दोस्तों? फ्रैंक स्माइथ और होल्ड सर्वार्थ। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट, भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में घड़ियालों की संख्या सर्वाधिक है? भारत के किस राजस्थान में घड़ियालों की संख्या सर्वाधिक है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अगला पॉइंट, कर्नाटक का वह उद्यान जहां वन्य हाथियों को
जहाँ वन्य हाथियों को दोस्तों पकड़ने के लिए खेड़ा अभियान चलाया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या होगा आपका, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश। छाप दीजिए दोस्तों। बहुत ही सिंपल सा लट्टू सा प्यारा सा क्वेश्चन है। आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताने का प्रयास करें दोस्तों। कौन सा राज्य दोस्तों टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों आपका कौन सा राज्य दोस्तों टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा राज्य दोस्तों आपका वह दोस्तों कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 दोस्तों जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है। राजस्थान राज्य का पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर, उदयपुर। बताएं दोस्तों, राजस्थान राज्य का पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है या किस जिले में स्थित है? सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर, उदयपुर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के अगर आंसर की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, सी नंबर आपका विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला दोस्तों पक्षी अभ्यारण्य है, इसको आप सब लोग जरूर नोट करते हुए चलें दोस्तों, क्योंकि यहाँ से दोस्तों आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेंगे। ठीक है, पक्षी अभ्यारण्य अगर आपसे पूछा जाए घना पक्षी विहार कहाँ है दोस्तों, तो कहाँ है? या भरतपुर राजस्थान में है। कहाँ पर है दोस्तों? घना पक्षी विहार दोस्तों कहाँ पे है? भरतपुर राजस्थान में। वहाँ अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों वेदाथांगल पक्षी विहार, या दोस्तों कहाँ है? कांचीपुरम में, तमिलनाडु में। ठीक है, मालापट्टी पक्षी विहार दोस्तों, मालापट्टी पक्षी विहार दोस्तों या कहाँ है? नेल्लौर आंध्र प्रदेश में। कहाँ है दोस्तों? नेल्लौर आंध्र प्रदेश में। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों सुल्तानपुर पक्षी विहार, या दोस्तों कहाँ है? सुल्तानपुर पक्षी विहार दोस्तों या कहाँ है? तो यह दोस्तों गुरुग्राम हरियाणा में है। कहाँ दोस्तों? गुरुग्राम हरियाणा में। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों सलीम अली पक्षी विहार दोस्तों, यह आपके पेपर में जरूर आने की इसकी संभावना बन सकती है दोस्तों। सलीम अली पक्षी विहार, तो यह दोस्तों चुरावो मांडवी नदी के पास गोवा में है। कहाँ दोस्तों? चुरावो मांडवी नदी के पास गोवा में। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों चिल्का पक्षी विहार, तो पुरी उड़ीसा में है दोस्तों, उड़ीसा के पुरी में चिल्का पक्षी विहार दोस्तों। वहीं अगर आपसे बात किया जाए बिम्बनाद पक्षी विहार दोस्तों, तो यह कहाँ पर है? केरल में। कहाँ दोस्तों? केरल में। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्या है दोस्तों? शांत घाटी जिस राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है स्थित है? जम्मू कश्मीर में, तमिलनाडु में, कि पश्चिम बंगाल में, कि केरल में? जम्मू कश्मीर कि तमिलनाडु में दोस्तों, कि पश्चिम बंगाल में, कि केरल? जल्दी से कमेंट करके बताने का प्रयास करें दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके बताने का प्रयास करें। हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों है नहीं, पॉइंट है। ठीक है, लिखेंगे सबसे पहला जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र, तो कौन सा है दोस्तों? नीलगिरी है। सबसे पहला जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र दोस्तों कौन सा है? नीलगिरी। इसको दोस्तों आप सभी लोग जरूर नोट करते हुए चलें। ठीक है, सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र दोस्तों कौन सा है? तो मन्नार की खाड़ी। ठीक है, सबसे छोटा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र दोस्तों कौन सा है? डिब्रू साइखोवा है। क्या है दोस्तों सबसे छोटा जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र? तो डिब्रू साइखोवा है। उसके बाद अगर बात करते हैं दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा जीव जंतु यानी कि बायोडायवर्सिटी यानी कि शांत घाटी केरल में पाई जाती है। भारत में सबसे ज़्यादा जीव जंतु या बायोडायवर्सिटी यह दोस्तों कहाँ पाई जाती है? तो शांत घाटी केरल में पाई जाती है। कहाँ दोस्तों? शांत घाटी केरल में पाई जाती है। क्या आप सभी को क्लियर हो पा रहा है दोस्तों? अगर आप सभी को क्लियर हो पा रहा है तो आप सभी लोग थंबनेल करते हुए ज़रूर बताने का प्रयास करें, थंबनेल करते हुए ज़रूर बताने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों।
ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 24, भारत में कहीं सींग युक्त गैंडा मिलता है? भारत में कहाँ सींग युक्त गैंडा मिलता है? गुजरात दोस्तों की असम की कर्नाटक की केरल? बताएं जल्दी से, भारत में कहाँ सींग युक्त गैंडा मिलता है? गुजरात दोस्तों की असम की कर्नाटक की केरल? तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत में कहाँ सींग युक्त गैंडा मिलता है, तो कहाँ मिलता है दोस्तों, कहाँ पर मिलता है? वह दोस्तों असम में मिलता है। कहाँ दोस्तों? असम में। ठीक है, असम राज्य में स्थित दोस्तों जो काजीरंगा अभ्यारण्य है, काजीरंगा अभ्यारण्य दोस्तों, उसी में दोस्तों सींग युक्त गैंडे प्रसिद्ध हैं, या वहीं के दोस्तों सींग युक्त गैंडे दोस्तों प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 25, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? बहुत ही सिंपल सा लट्टू सा प्यारा सा क्वेश्चन है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है दोस्तों, कहाँ है दोस्तों यह भी बताना है आपको। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है बाघ के लिए दोस्तों, कि भालू के लिए, कि एक सिंग वाले गैंडे के लिए, कि हंगुल के लिए? बताएं आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों बहुत ही सिंपल सा लट्टू सा क्वेश्चन है दोस्तों। अगर बात करते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों यह असम में है। कहाँ पर दोस्तों? असम में। और दोस्तों यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? एक सिंग वाले गैंडे के लिए यह विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 26 दोस्तों, केदारनाथ अभ्यारण्य निम्न के लिए जाना जाता है? केदारनाथ अभ्यारण्य निम्न के लिए जाना जाता है? बाघों के लिए, हाथियों के लिए, पक्षियों के लिए, कस्तूरी मृग के लिए? बताएं आप सभी लोग। केदारनाथ अभ्यारण्य निम्न के लिए जाना जाता है? बाघों के लिए, हाथियों के लिए, पक्षियों के लिए, कि कस्तूरी मृग के लिए? बहुत ही सिंपल सा लट्टू सा प्यारा सा क्वेश्चन है। जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बताने का प्रयास करें। जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बताने का प्रयास करें। और दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह आपका क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वह दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है, कस्तूरी मृग के लिए। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क है? बहुत ही सिंपल सा लट्टू सा प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों। और यह क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आने की प्रबल संभावना बन सकती है दोस्तों। इस क्वेश्चन की, किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? गुजरात दोस्तों, कि तमिलनाडु, कि अंडमान द्वीप में दोस्तों, कि पश्चिम बंगाल में? ठीक है दोस्तों, यह क्या होना चाहिए? पश्चिम बंगाल। जल्दी से कमेंट करके बताने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 27 दोस्तों, हाँ जल्दी से आप से लोग कमेंट करके बताने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 27 दोस्तों अगर बात करते हैं गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क, तो दोस्तों गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन जो राष्ट्रीय पार्क है दोस्तों यह कहाँ है? तो यह दोस्तों तमिलनाडु में। कहाँ दोस्तों? तमिलनाडु में। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं, प्रमुख समुद्री संरक्षित क्षेत्र। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय पार्क, तो यह दोस्तों कहाँ है? वंडूर, दक्षिणी अंडमान में। ठीक है, कच्छ की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, तो यह दोस्तों कहाँ है? जामनगर, गुजरात में। ठीक है, भीतरकनिका राष्ट्रीय समुद्री पार्क दोस्तों, यह दोस्तों कहाँ है? कटक, उड़ीसा में पड़ता है। अब आपको बताना है दोस्तों कि चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? हाँ जल्दी से कमेंट करके आप से लोग बताने का प्रयास करें, चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है। उसके बाद अगला दोस्तों गहिरमाथा समुद्री अभ्यारण्य दोस्तों, तो यह केंद्रपाड़ा उड़ीसा में पड़ता है। चिल्का अभ्यारण्य दोस्तों, तो यह उड़ीसा के पुरी में पड़ता है। ठीक है, मन्नार की खाड़ी दोस्तों, तो ये रामानाथपुरम तूतीकोरिन में पड़ता है दोस्तों। ठीक है, पुलिकट दोस्तों झील या नल्लौर दोस्तों आंध्र प्रदेश में। ठीक है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क दोस्तों, तो यह दोस्तों उत्तर एवं दक्षिण 24 परगना पश्चिम बंगाल में। ठीक है, सजनाखली अभ्यारण्य दोस्तों, तो यह दोस्तों दक्षिणी 24 परगना पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ? पश्चिम बंगाल में। सजनाखली अभ्यारण्य दोस्तों यह भी कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो क्लियर हो चुका होगा दोस्तों आप सभी को।
हाँ, अगर आप सभी को क्लियर हो चुका दोस्तों, तो आप सभी लोग एक बार थंबनेल करके ज़रूर बताने का प्रयास करें। आप सभी लोग एक बार थंबनेल करके ज़रूर बताने का प्रयास करें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ ठीक है दोस्तों अब हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो दोस्तों चलते चलते आप सभी लोगों के लिए एक मोटिवेशनल कोड है। क्या है दोस्तों? मंजिल नहीं है कुछ मोटिवेशनल कोड क्या है? जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे दोस्तों हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में दोस्तों, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में आपके, आप कोशिश करके तो देखिए दोस्तों, आप कोशिश करके तो देखिए, ठीक है। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो चलिए दोस्तों इसी मोटिवेशनल कोट के अनुसार हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं दोस्तों। और दोस्तों चलते चलते आप लोगों से यही कहना चाहेंगे दोस्तों कि यह क्लास आप सभी लोगों के लिए कैसी लगी दोस्तों, आप सभी लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताने का प्रयास करें, ठीक है। आप सभी लोगों को यह क्लास कैसी लगी आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताने का प्रयास करें। और दोस्तों चलते चलते आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको क्लास से संबंधित सभी प्रकार की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।